नालंदा महाविहार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसकी धमक कभी पूरी दुनिया में थी। ये वो जगह थी जहां एक साथ एक वक्त पर करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते थे। तो भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया के छात्र भी यहां आकर अपनी शिक्षा लिया करते थे। मतलब उस वक्त ये एजुकेशन हब हुआ करता था और पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का डंका बजा करता था। दुनिया भर में मशहूर इस ज्ञान के मंदिर ने विश्व को न मालूम कितने बड़े वैद्य, कितने बड़े गणितज्ञ और राजा दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो खंडहर में तब्दील हो गया? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। सबसे पहले आपको बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता, दिव्यता और महानता के बारे में। इस विश्वविद्यालय की भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। साथ ही ये कई एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ हर सब्जेक्ट के गहन अध्ययन के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई। नालंदा विश्वविद्यालय में एक वक्त पर भारत के महान शिक्षकों ने पढ़ाई कराई थी। इन महान शिक्षकों में नागार्जुन, बुद्ध पालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव के नाम शामिल। वहीं अगर यहाँ पढ़ने वालों की बात करें तो यहाँ कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग भी यहीं से पढ़े। ह्वेनसांग नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य थे। ह्वेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि उनके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है। तो सोचिए कितनी मजबूत इमारत रही होगी। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर साउथ में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर मौजूद है। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार माना जाता था। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे थे उनकी शिक्षा दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी 800 साल तक दुनिया को ज्ञान के मार्ग पर ले जाती रही। आज के दौर में जिस तरह से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में बहुत मुश्किल से दाखिला मिलता है, ठीक उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिलना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आए छात्र को उस वक्त, आज की भाषा में अगर कहा जाए तो उस वक्त यहाँ के टॉप प्रोफेसर्स के सामने मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू में शामिल होना होता था। जिन खुशकिस्मत लोगों को यहाँ दाखिला मिलता, उन्हें दुनिया के कोने कोने से आए छात्रों के साथ पढ़ने का तो मौका मिलता ही था, साथ ही दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से एजुकेशन भी मिला करती थी और उनका रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क हुआ करती थी। वहीं अब जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। भारत के कई कॉलेजेस और कई विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, भले ही आज भारत से छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत का नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में ये विश्वविद्यालय फलता रहा, फूलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्र के रूप में ख्याति हासिल करता रहा। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की चमक दिखाई। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना भव्य, इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद भी परिसर 3 महीने तक सुलगता रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को आखिर जलाया किसने? 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया तो ये डिबेट फिर से शुरू हो गई और डिबेट के जरिए भारत के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय फिर से खुल गया। 2000 साल बाद सबसे रहस्यमय हिंदू राजा रहे पुष्यमित्र शुंग फिर जिंदा हो गए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, बौद्धों को सताया किसने। मौर्य वंश के बाद सत्ता में आए पुष्यमित्र शुंग पर आरोप है कि वही इसके जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ। कहते हैं 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसे लेकर और भी कई थ्योरी सामने आई। ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा विवादास्पद और कमजोर दावा भी करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले दिनों इससे जुड़े 1 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए। तो मौर्य और गुप्त काल के बीच का शुंग कालखंड इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में शुमार है, क्योंकि इस पीरियड की बहुत सटीक जानकारी लिखित या अभिलेखों में नहीं मिलती है। अनुमान ज्यादा हैं, इसलिए कथाएं भी ज्यादा हैं और लगभग सभी शुंग वंश खत्म होने के बाद लिखी गई। लगभग 300 साल बाद लिखे गए बौद्ध स्त्रोत अशोकावदान और दिव्यावदान पुष्यमित्र की एक अलग छवि दिखाते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या पुष्यमित्र शुंग ने हकीकत में 84,000 बौद्ध मठों को खंडहरों में बदला? तो यहां से ये कहानी शुरू होती है मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ से। सबसे पहले जरा मौर्य वंशावली को थोड़ा समझ लिया जाए। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद बागडोर उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके बेटे अशोक के हाथों में आई। मौर्य वंश और बौद्ध धर्म का यह स्वर्णिम काल 184-187 ईसा पूर्व में बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। यहीं से पुष्यमित्र की एंट्री होती है। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र एक परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं। करीब 800 साल बाद 7वीं सदी में लिखे गए बाणभट्ट के हर्षचरित में इसका जिक्र मिलता है और यहाँ से शुंग वंश की शुरुआत होती है। करीब 1 शताब्दी यानी करीब 120 साल तक ये वंश मध्य भारत पर राज करता रहा और इस दौरान बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में प्रभाव बहुत तेजी से घटता है। शुंग राजवंश और पुष्यमित्र के बारे में अधिकतर जानकारी सालों बाद लिखे गए पुराणों से मिलती है। ज्यादातर कहानियां 300 साल बाद की। वहीं पुष्यमित्र के शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी न के बराबर। गुप्त वंश में लिखे अशोकावदान और दिव्यावदान में पुष्यमित्र की बहुत क्रूर छवि दिखाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें पुष्यमित्र को ब्राह्मण न बताकर मौर्य वंश से ही जोड़ा गया है। इन दोनों बौद्ध स्त्रोतों का दावा है, ये जो 2 बौद्ध स्रोत हैं, इनका दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। दिव्यावदान में तो दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले स्वर्ण मुद्राएं देने तक का ऐलान किया था। कालिदास के मालविका गिन्नमित्रम में पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र के कुल का भी जिक्र है। उसे बैम्बिक वंश और कश्यप गोत्र का बताया गया है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने भी शुंगों को ब्राह्मण माना। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यह सारा साहित्य शुंग वंश खत्म होने के सालों बाद लिखा गया। अब ऐसे में ये कितना सटीक है, इस पर सवाल। वहीं पुष्यमित्र के एक दूसरे पहलू का भी जिक्र आता है। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300 में लिखती हैं, पुष्यमित्र ने मौर्य सेना का नेतृत्व करते हुए मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या की और सिंहासन हथिया लिया। थापर लिखती हैं, बौद्ध स्रोत दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। ये एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से पता ये चलता है कि शुंग क्षेत्र में बौद्ध स्मारक उस समय जीर्ण शीर्ण हालत में थे और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो सवाल वही उठता है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? तो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद सिंह ने नालंदा महाविहार पर डिक्लाइन ऑफ नालंदा रिसर्च पेपर और नालंदा अ ग्लोरियस पास नाम की किताब लिखी है। प्रोफेसर आनंद डिक्लाइन ऑफ नालंदा में लिखते हैं कि धर्म स्वामिन 6 महीने तक नालंदा में रहे। नालंदा में एक समय में 7 मंदिर, 14 बड़े और 84 छोटे विहार थे, जिन्हें मुस्लिमों ने नष्ट कर दिया और उनकी देखभाल या संरक्षण के लिए वहां कोई नहीं बचा। केवल 2 विहार, धानाबा और घुनाबा ही इस्तेमाल के लायक बचे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी द्वार के साथ महाविहार दीवारें अस्तित्व में थीं, जो तारा और अन्य देवी देवताओं के चित्रों से सजी हुई थी। हजारों बौद्ध भिक्षु वहां से भाग गए थे। प्रोफेसर आनंद सिंह के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि बख्तियार खिलजी और उसके सैनिकों ने नालंदा को जलाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी सबूत मिले हैं कि खुदाई में मिले 2/3 मठों में आग लगा दी गई थी और ऐसा एक बार नहीं हुआ था, समय के साथ कई बार हुआ था। आखिरी बार इसे 1235 ईस्वी में जलाया गया। इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने इसे फिर से विकसित करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। प्रोफेसर आनंद सिंह के मुताबिक तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ ने अपनी किताब में नालंदा में हुई आगजनी की एक घटना का जिक्र किया है। इसमें 2 तिब्बती ब्राह्मण और कुछ बौद्ध भिक्षुओं के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद तिब्बती ब्राह्मण यानी तीर्थिका आग के गोले नालंदा के एक मठ पर फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है। हालांकि बाद में उस पर काबू पा लिया जाता है। इस घटना से नालंदा के नष्ट होने का ताल्लुक नहीं है। नालंदा की खुदाई में पिघला हुआ एक कवच भी मिला है, जिसकी बनावट तुर्की शैली से मेल खाती है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर अभय सिंह के मुताबिक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तोड़वाया, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं।
जबकि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने का प्रमाण मौजूद है। वहीं कई स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई वो इस विश्वविद्यालय पर हुआ पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों ने भी इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। कहते हैं जब खिलजी ने शिक्षा के पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया तब भारत में मौन धर्म गिरावट की स्थिति में था। आंतरिक पतन के साथ 8वीं शताब्दी से ही विश्वविद्यालय को संरक्षण देने वाले बौद्ध पाल राजवंश का भी पतन हो रहा था। तो इन वजहों से तीसरा हमला ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और नालंदा फिर कभी इस हमले के बाद उबर नहीं सका। इसके बाद अगली 6 शताब्दियों तक नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में डूबता गया। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने इसके बारे में पता लगाया और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों की पहचान प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में की। उससे पहले तक ये गुमनामी के गर्भ में ही डूबा रहा। वहीं जब परिसर में आक्रमणकारियों ने आग लगाई तो अपनी जान बचाने में कामयाब कुछ बौद्ध हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां बचा पाए। कुछ ही पांडुलिपियां थी जिन्हें बौद्ध जो शिक्षक थे वो बचा पाए, जिन्हें अब भी अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। तो अब नालंदा की तर्ज पर ही राजगीर में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो उससे उम्मीद की जा रही है कि ये नालंदा महाविहार की गौरवमय गाथा को एक बार फिर से स्थापित करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।